हेलो फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि मैसूर एज अ स्टेट 18th सेंचुरी में कैसा था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि एंग्लो मैसूर वॉर्स क्यों हुए और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे। तो मैसूर एक बहुत ही पावरफुल स्टेट था 18th सेंचुरी में। ठीक है, बहुत पावरफुल था, और ये क्यों पावरफुल था ये आप अभी धीरे धीरे समझ जाओगे। मैसूर पहले विजयनगर एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था 16th सेंचुरी में, और बाद में वुडियार डायनेस्टी के आने पे इसने अपनी ऑटोनॉमस प्रिंसिपैलिटी ले ली। लेकिन वैसे तो बहुत सारे रूलर्स रहे हैं मैसूर में, पर सबसे पावरफुल रूलर जो रहे हैं वो थे हैदर अली। तो आप कह सकते हो कि जो पीरियड ऑफ ग्लोरी थी, एक तरह से पीरियड ऑफ ग्लोरी वाला टाइम था जब हैदर अली रूल कर रहे थे मैसूर को। तो मैसूर हैदर अली के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इसीलिए इसको गोल्डन पीरियड कहा जा रहा है, ग्लोरी का पीरियड कहा जा रहा है। और ये क्या क्या चेंजेस थे? देयर वर अ सीरीज ऑफ चेंजेस जो हैदर अली जी ने किए थे। देखो, सबसे पहले मिलिट्री रिफॉर्म किया था हैदर अली जी ने। जो इनकी आर्मी थी उसको फ्रेंच की हेल्प लेकर के उसको रिफॉर्म किया था, और एक सिस्टम बनाया था, रिसाला सिस्टम। रिसाला सिस्टम को सेटअप किया था। ठीक है, रिसाला सिस्टम क्या था? जो देखो, पहले जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे ना, उनको अपने सोल्जर्स को भी मेंटेन करना होता था, साथ ही साथ उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी होती थी कि इन सोल्जर्स का खर्चा कहाँ से आएगा। मतलब जो मिलिट्री का कमांडर होता था वो अपनी आर्मी भी मेंटेन करेगा और उस आर्मी का खर्चा भी वो ही मेंटेन करेगा। ठीक है, ये था पहले के टाइम पे। लेकिन रिसाला सिस्टम में ऐसा नहीं था। रिसाला सिस्टम में जो मिलिट्री कमांडर था वो सिर्फ अपने सोल्जर्स को ही देखेगा। ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी उसके ऊपर सोल्जर्स के फाइनेंसेस को लेकर के, सोल्जर्स का खर्चा कहाँ से आएगा इस बात को लेकर के रिसाला सिस्टम में मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती थी। तो ये सिस्टम पहले लाए थे हैदर अली। ठीक है, जबकि ये अभी नया सिस्टम था, मुगलों के टाइम पे भी ये सिस्टम नहीं था। मैसूर की सबसे बड़ी दिक्कत जो ब्रिटिशर्स को लग रही थी वो ये थी, हैदर अली की दिक्कत, कि हैदर अली जी फ्रेंच की मदद ले रहे थे, और फ्रेंच की मदद ले करके ही उन्होंने रिसाला सिस्टम बनाया था और मुगलों का जागीरदारी सिस्टम हटाया था। ठीक है, और क्योंकि हैदर अली फ्रेंच की बहुत ज़्यादा मदद ले रहे थे, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को खतरा लग रहा था कि मैसूर एक तो खुद ही बहुत पावरफुल स्टेट बनता जा रहा था, दूसरा कि वो फ्रेंच को भी सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच से असिस्टेंस ले रहा था, मदद ले रहा था। तो फ्रेंच और मैसूर ये दोनों ही पावरफुल होते जा रहे थे। दूसरी चीज़ जो इन्होंने की, हैदर अली ने चेंज किया, वो था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। टैक्स कलेक्शन में काफ़ी चेंजेस किए। इन्होंने एक अलग से ऑफिशियल्स ही बना दिए, एक अलग से ऑफिसर्स रखे जिनका सिर्फ काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मनसबदार या कोई जागीरदार नहीं है, जैसा मुगलों के केस में था वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने कुछ सैलरीड ऑफिशियल्स रख दिए, जिनको कुछ ऑफिसर्स रखे जिनको सैलरी पे करते थे, और उनका सिर्फ काम होता था टैक्स को कलेक्ट करना, रिवेन्यू को कलेक्ट करना। और रिसाला सिस्टम में आपने देखा, रिसाला सिस्टम में जो मिलिट्री कमांडर होते थे उनका सिर्फ काम होता था अपनी मिलिट्री के सोल्जर्स को देखना, उनका खर्चा कहाँ से आएगा ये देखना मिलिट्री के कमांडर का काम नहीं होता था। तीसरी चीज़ जो हैदर अली जी ने चेंज करी और जो बहुत अच्छी थी वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को लेकर के इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। सबसे पहली चीज़ कि मुगलों ने जो नहीं किया था वो ये था कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं दिया था मुगल्स ने, और अब हैदर अली जी ने इस पे ध्यान देना शुरू किया है। यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इम्प्रूव किया है। जो स्टेट के इन्वेस्टमेंट्स हैं, पैसे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लगाया है एग्रीकल्चर पे। मैसूर में इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी इन्होंने अच्छी कर दी। अच्छा, और जो टैक्स कलेक्शन ये कर रहे थे, टैक्स कलेक्शन बहुत रिफाइंड वे में किया। कैसे? कि टैक्स वहीं से कलेक्ट करते थे। जैसे अब देखो, कोई एरिया है ना, अलग अलग एरियाज़ होते हैं, अलग अलग ज़मीन होती है, और अलग अलग ज़मीनों की प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी अलग अलग होती है।
हर जगह की फर्टिलिटी एक सी नहीं होती है, कोई बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है तो कोई कम उपजाऊ और कोई बंजर। इस तरीके से फर्टिलिटी हर एरिया की अलग अलग होती है। तो अब यहाँ पर हैदर अली जी ने अलग अलग ज़मीन जो थी, उनके अलग अलग एरियाज़ थे मैसूर में, उनकी एनालिसिस करवाई, उनकी फर्टिलिटी की एनालिसिस करवाई और फिर अलग अलग एरियाज़ के फर्टिलिटी के हिसाब से वहाँ की रेवेन्यू, वहाँ के टैक्सेस रखे। तो हर जगह का टैक्स एक नहीं था, अलग अलग ज़मीन के हिसाब से अगर फर्टिलिटी ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा था, और अगर फर्टिलिटी कम है तो टैक्स कम था। तो इन्होंने एक टैक्स कलेक्शन में ना एक रिफाइनरी सिस्टम लगा दिया था कि रीजन की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वहाँ से हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। और क्या चेंजेस किए थे एग्रीकल्चरल में इन्होंने, कि अब देखो इकोनॉमिक गुड्स, अब यहाँ पर जो इनकी प्रोडक्टिविटी थी वो इन्होंने इकोनॉमिक वे में रखा। मतलब जो क्रॉप ये उगाते थे वो ऐसे क्रॉप उगाना शुरू किए जिससे इनको इकोनॉमिक फ़ायदा ज़्यादा हो। जैसे फूड क्रॉप जो थे उससे पैसे थोड़े कम आते हैं अगर फूड क्रॉप को बेचो, उनकी जगह पे इन्होंने कैश क्रॉप्स उगाने शुरू कर दिए। तो इसकी वजह से कैश क्रॉप्स महंगे बिकेंगे, कैश क्रॉप जैसे कॉफ़ी। इसके साथ साथ उन्होंने सेरिकल्चर को भी प्रमोट किया। तो इससे इनके पास जो पैसे थे, इकोनॉमिक स्टेटस जो थी, इनकी इकोनॉमी जो थी वो काफ़ी बूस्ट हुई। इनके पास टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आने लगा क्योंकि कैश क्रॉप्स महंगे बिकेंगे। ठीक है, ये सारे चेंजेस इन्होंने इकोनॉमिक जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी, एग्रीकल्चर एरिया में इतने चेंजेस करे थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक स्टेट ओन्ड ट्रेडिंग कंपनी खोली थी और एक स्टेट कॉमर्शियल कॉरपोरेशन बनाया था ताकि ये जो अलग अलग विदेशी ट्रेडर्स थे ना इंडिया में, उनके साथ ट्रेड कर सके। तो इन्होंने उसके लिए अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी खोली थी कि जिससे ये डायरेक्टली ट्रेडर्स से, फॉरेन ट्रेडर्स से ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके, कोई बिचौलिया ना हो बीच में कि पहले प्रोड्यूसर, इंडियन प्रोड्यूसर से कोई ट्रेडर खरीदे उसके बाद वो आगे बेचे, ऐसा नहीं था। इन्होंने खुद का सरकारी गवर्नमेंट स्टेट ओन्ड कंपनी खोल दी थी, ट्रेडिंग कंपनी, जो कि खुद सीधे सीधे किसी भी फॉरेनर, किसी भी फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी से ट्रेड करती थी। और ये ट्रेड रिलेशंस रखते थे सबसे ज़्यादा फ्रेंच, पर्शियन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से। इन्होंने, हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड करना थोड़ा बचा के रखा था। मतलब ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड करने में ये उतने उत्सुक, उतने कीन नहीं थे। ठीक है, वो बाकी सारे यूरोपियन से ट्रेड करते थे लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो ट्रेड नहीं करते थे उतना ज़्यादा। ठीक है, और ना ही इन्होंने ऐसा कुछ रखा था कि बाकी के, जैसे यूजुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू बाकी के ट्रेडर्स के अगर कांटेक्ट रखा जाए, तो उन्होंने वैसा भी नहीं किया था। इन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी, स्टेट ओन्ड सरकारी ट्रेडिंग कंपनी खुद की खोली हुई थी। तो आप देख सकते हो ऐसा क्यों था, क्योंकि हैदर अली सोचते थे, इनकी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हो गई थी। हैदर अली ने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने पे हर तरह से ध्यान दिया क्योंकि इनकी सोच ये थी हैदर अली की कि अगर हमें अपनी आर्मी स्ट्रांग रखनी है तो उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रांग रखना होगा। ठीक है, तो हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने पे, मजबूत करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी तो आर्मी स्ट्रेंथन होगी, और आर्मी मजबूत होगी अगर, तभी किसी स्टेट की जिम्मेदारी किस पर होती है, आर्मी पर होती है। अगर आर्मी मजबूत होगी तभी तो स्टेट सुरक्षित रहेगा। तो ये सोच होने के वजह से हैदर अली जी ने इतने सारे रिफॉर्म्स किए। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी के एरिया में भी कुछ चेंजेस करे थे। इन्होंने आर्सेनल फैक्ट्री खोली थी डिंडीगल में। आर्सेनल क्या होता है, जहाँ पर वेपन्स या मिलिट्री इक्विपमेंट्स को स्टोर किया जाता है या बनाया जाता है, उस जगह को आर्सेनल कहते हैं। ठीक है, तो वो जगह जहाँ पर हथियार बनाए और रखे जाते हैं, तो इन्होंने उसकी फैक्ट्री डिंडीगल में खोली थी। वेपनरी भी कह सकते हैं। इसकी फैक्ट्री खोली थी डिंडीगल में, तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने में, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने में, एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में,
काफ़ी खर्चा किया था हैदर अली ने, और इसके रिज़ल्ट में इनको काफ़ी रिवेन्यू कलेक्शन भी मिलता था, इनको टैक्स कलेक्शन भी बहुत अच्छा खासा मिलता था। मैसूर एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट था। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड स्टेट मतलब क्या? देखिए, स्टेट दो तरह के थे उस टाइम पे, एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट और दूसरा सेगमेंटरी स्टेट। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड स्टेट जैसा आप मैसूर में देख रहे हो, मैसूर एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट है। मतलब इसमें जो मिलिट्री कमांडर है वो किंग अपॉइंट करेंगे, जो रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स हैं वो किंग अपॉइंट करेंगे। मतलब किंग जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट कर रहे हैं अपने ऑफिसर्स को। जो राजा है, जो किंग है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। ये सेंट्रलाइज्ड स्टेट होगा, ठीक है, जहाँ किंग अपने अंडर सब कुछ डायरेक्टली रखे हुए हैं। और सेगमेंटरी स्टेट क्या होगा? जहाँ पर किंग और पीपल मतलब लोगों और राजा के बीच में कुछ लोग होंगे, कुछ बीच बिचौलिया लोग होंगे, कुछ बीच के प्लेयर्स होंगे, वो राजा और राजा की जनता के बीच संदेश का आदान प्रदान करने का काम करेंगे। जैसे जागीरदार, जागीरदारी सिस्टम में जो जागीरदार थे वो बिचौलिए थे ना बीच के, किंग और पीपल के बीच के। तो ये था सेगमेंटरी स्टेट। तो हमने देखा कि मैसूर एक कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग स्टेट था, ठीक है, एक मिलिट्री हेजेमनी बनी हुई थी। इन्होंने इंटरमीडियरीज को पूरी तरीके से हटा दिया था। जो मेन डोमिनेंस है हर चीज़ का, जो कमांड है वो सीधा सीधा किंग के हाथ में था, लीडरशिप किंग के हाथ में थी, स्टेट के हाथ में थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मैसूर एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न सेंट्रलाइज्ड स्टेट था, ठीक है। अब हैदर अली और हैदर अली जी के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे टीपू सुल्तान, इन दोनों का विजन एक ही था कि मैसूर को एक सदर्न इंडिया का बहुत पावरफुल स्टेट बनाना है, ठीक है। मैसूर को इतना पावरफुल बनाना है कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पे भी हमें अपना ही कंट्रोल रखना है। मैसूर ट्राई कर रहा था कि अच्छे रिलेशनशिप बने फ्रेंच के साथ, ठीक है, जैसा हमने पहले भी देखा, रिसाला सिस्टम फ्रेंच के थ्रू लाए इन्होंने, जागीरदारी सिस्टम को हटाया। तो लगातार मैसूर स्टेट जो है वो फ्रेंच की मदद ले रहा था। आर्सेनल फैक्ट्री खोली इन्होंने डिंडीगल में, ये भी फ्रेंच की मदद से। तो काफ़ी सारे चेंजेस उन्होंने फ्रेंच की मदद से की थी। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो मैसूर और फ्रेंच की जो रिलेशनशिप थी इनको लेकर के काफ़ी डरे हुए थे, अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश चाहता था कि वो बने अल्टीमेट पावर, और यहाँ पे मैसूर खुद ही बहुत पावरफुल होता जा रहा था, साथ ही साथ फ्रेंच भी उनकी मदद कर रहे थे। इस वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी डर लग रहा था, खतरा लग रहा था। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने मैसूर को एज अ स्टेट देखा कि उसके क्या क्या आर्मी स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कैसा था, और क्या विजन लेकर के हैदर अली और टीपू सुल्तान जी ने मैसूर स्टेट को बिल्डअप किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉजेज़ देखेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर होता क्यों है और क्या क्या इवेंट्स हैं एंग्लो मैसूर वॉर में, टोटल कितने वॉर्स हुए, कब कब हुए और उनकी आउटकम क्या रही, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।